सबसे पहले आप सभी का ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनडीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कॉमन पेपर में भी आपका आता है एनडीए यूजीसी नेट के, जो कि आपका क्या है, आपका रिसर्च है। रिसर्च लगभग हर जगह पूछी जाती है, चाहे आप कहीं का भी कोई भी एग्जाम दो, चाहे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, नेट का एग्जाम दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दीजिए, यहाँ तक कि आप अगर पीजीटी का भी एग्जाम देते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, तो वहां भी ये मैटर आपका जरूर से जरूर आता है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, पैरामेट्रिक टेक्निक पढ़ी थी कि पैरामेट्रिक टेस्ट या पैरामेट्रिक टेक्निक क्या होता है। उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, सामान्य रूप से जो बंटवारा होता है, प्रसरण होता है, जो फैलाव होता है, वो जो है पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका होता है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस क्या करने वाले हैं, नॉन पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक। ठीक, नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स को जब यहाँ पे हम फॉलो करते हैं, इसको करते हैं, तो इसमें क्या होता है, मुख्य भूमिका इसमें क्या होती है। यदि हम पैरामेट्रिक का जस्ट अपोजिट इसमें होता है, आपका क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है कि जैसे उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे करते हैं, वैसे इसको करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे नहीं करते। मतलब यह एक प्रासामान्य परीक्षण नहीं है, इसका एक प्रासामान्य फैलाव हम लोग नहीं करते। कहता है कि टेक्निक्स दैट डू नॉट rely on data belonging to any particular distribution. Non-parametric statistics do not assume any underlying distribution of parametric. कहता है यह एक ऐसी तकनीक है जो किसी विशेष वितरण से संबंधित होती है, विशेष वितरण से मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती है, जो कि डेटा पर डिपेंडेंट नहीं करती है। कि ये जो है, ये दोनों के बीच क्या कहता है, ऐसा संबंध होता है जो आंकड़ों पर जो है निर्भर नहीं रहता, डिपेंडेंट नहीं रहता, निर्भर नहीं रहता है। कहता है कि नॉन पैरामेट्रिक डाटा पैरामेट्रिक के किसी भी अंतर्निहित वितरण को नहीं मानता है। मतलब कि पैरामेट्रिक में जितने भी हम लोगों ने रूल्स रेगुलेशंस पढ़े हैं, वहां पे ये सब चीज नॉन पैरामेट्रिक किसी भी चीज को नहीं मानता है। कहता है नॉन पैरामेट्रिक डज नॉट मेंट दैट मॉडल लैक पैरामीटर बट that the number and nature of the parameter are flexible. ठीक है, पैरामीटर आर द फ्लेक्सिबल की बात यहाँ पे करते हैं। ठीक है, कहता है कि यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक जो होता है, जबकि पैरामेट्रिक जो है सीमित होता है, सामान्य। कहता है कि नॉन पैरामेट्रिक का मतलब यह नहीं है कि कोई भी मॉडल के मापदंडों में कमी है, बल्कि संख्या और प्रकृति के मापदंडों में लचीलापन यहाँ पर देखने को मिलता है हम लोगों को। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, बताओ। ठीक है, यहाँ पे इतने पॉइंट्स क्लियर है, बताओ सबको। इतने पॉइंट्स हम लोग को क्लियर हो गए, आपको क्लियर हो गए पूरे के पूरे कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी किसमें होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी डेटा में, मतलब कि हम कह सकते हैं कि नंबर एंड नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट, यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग के समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। जी सर, कि नंबर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब बात ये होती है कि नॉन पैरामेट्रिक का प्रयोग सर नोट करवा देना। हाँ, हम ये देखेंगे कि नॉन पैरामेट्रिक का हम प्रयोग क्यों करते हैं। तो जब कहता है कि सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन, मतलब जब जो है सैंपल न्यादर्श वितरण हमें अज्ञात हो, पता ना हो, तब हम नॉन पैरामेट्रिक का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, कब इसका प्रयोग करते हैं, जब हमें सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता होता है। क्या लिखेंगे, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता हो, नहीं पता होने पर
ठीक है, जब सेंट्रल सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं पता होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? मतलब सर जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो रिसर्च करता, मतलब रिसर्चर को पता नहीं होगा। हाँ, उसको ये पता नहीं होता है कि जो हमने सैंपल लिया है उसका बंटवारा कैसे करें, किस तरीके से करें, कहाँ कहाँ उन सैंपलों को हम यूज करेंगे। सैंपल को यूज करने का जब तरीका नहीं आता तो हम कौन सी नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक का यूज करते हैं। फिर कहता है कि जब जनसंख्या वितरण जब कहता है कि जब जनसंख्या वितरण जो है असामान्य हो, अर्थात बहुत अधिक उसमें वेरिएबल्स शामिल हो। कहता है कि when the population distribution is abnormal, for example too many variables involved, मतलब जब बहुत अधिक, तो यहाँ पर ये पॉइंट तो समझ में आएगा, जब यहाँ पर अधिक पॉपुलेशन हो, जब अधिक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, जब बहुत अधिक पॉपुलेशन होती है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जब कभी ज्यादा वेरिएबल होते हैं, जब ढेर सारे वेरिएबल होते हैं तब भी पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक का प्रयोग बताया। तो अब यहाँ पर ये भी हो गया कि ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है। जैसे हम लोग ने रैंडम और नॉन रैंडम सैंपलिंग पढ़ी थी, वैसे पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक पढ़े। यदि आपसे पूछा जाए कि आप किसको यूज करना ज्यादा पसंद करोगे, तो रिसर्चर लोग जितने भी हैं वो नॉन पैरामेट्रिक को यूज करने में ज्यादा उनको सरलता मिलती है, या कह सकते हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग को यूज करने में ज्यादा वो अपने आप को बेटर फील करते हैं। तो अब इसका कुल मिलाकर इसका, हाँ बोलिए सर वेरिएबल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है या आंकड़ों में? इन्होंने नंबर्स एंड वेरिएबल्स, नंबर्स एंड नेचर्स में इन्होंने बोला है। वेरिएबल्स में क्या होता है कि जब वेरिएबल्स में इन्होंने बोला है जब वेरिएबल आपके ज्यादा होते हैं, अधिक होते हैं, तब हम इसका प्रयोग करते हैं नॉन पैरामेट्रिक का। जैसे टी टेस्ट होता है, तो टी टेस्ट का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, जब कभी भी आपकी नंबर या डाटा जो है 30 हो या 30 से कम हो, तब हम जो है वो आपको टी टेस्ट का प्रयोग है। लेकिन वहीं पर टी टेस्ट जब 30 से ज्यादा पॉपुलेशन होती है तब हम किसका यूज करते हैं, यू टेस्ट का हम प्रयोग कर लेते हैं, वो नॉन पैरामेट्रिक पे चलेगा। जबकि टी टेस्ट पैरामेट्रिक में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन कम है, 30 से कम होती, टी का ये फॉर्मूला है या टी का नियम है, जब 30 से कम होती है, 30 के बराबर होगी संख्या, तभी जो है हम लोग टी का प्रयोग करें। लेकिन कहीं 30 से ज्यादा हो गया तो हम लोग यू टेस्ट का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। ठीक, यू टेस्ट का मान, जिसको मान विटली यू बोलते हैं। टी टेस्ट तो हमारा पैरामेट्रिक में जाएगा ना? हाँ, टी टेस्ट पैरामेट्रिक हो जाएगा। मैंने बताया टी टेस्ट पैरामेट्रिक है। पैरामेट्रिक मतलब कि टी टेस्ट को यूज करने के लिए 30 या 30 से कम, लेकिन मान लो आपके पास 40 या 50 हो, ठीक, आंकड़े आपके 40 या 50 हो रहे, तब आप टी टेस्ट का प्रयोग ना करके आप यहाँ पर यू टेस्ट का प्रयोग कर लेंगे। ये नॉन पैरामेट्रिक में चला जाता है। जी सर। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद आता है इसमें कि क्या इसके यूजेस कैसे, तो ये कहता है कि डिसीजन मेकिंग, या मतलब कहते हैं यहाँ पे निर्णय लेने की क्षमता, ये हमें इसका प्रयोग हम कोई भी किसी भी चीज का फैसला लेने में करते हैं, या किसी भी चीज को फॉरकास्टिंग करने के लिए। क्या लिखेंगे? डिसीजन मेकिंग, ठीक, डिसीजन मेकिंग के लिए, या फिर हम कह सकते हैं और फॉरकास्टिंग के लिए। फिर और क्या हो जाएगा आपका? फॉरकास्टिंग के लिए हो जाएगा आपका, क्या होगा? फॉरकास्टिंग के लिए हो जाएगा। फॉरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान। ठीक है, क्या होता है? पूर्वानुमान।
ठीक, पूर्वानुमान होता है यहाँ पर। फिर इसमें क्या कहता है कि इसका प्रयोग हम ऐसी आबादी, ऐसी जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए करते हैं जो क्रमिक क्रमांकित क्रम, मतलब कुल मिला के इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जैसे हम लोगों ने पैरामेट्रिक को जब यूज किया था, तो पैरामेट्रिक को जो आपके मेजरमेंट स्केल होता है, 4 स्केलों के नाम बताना जरा स्निग्धा, चारों स्केल के नाम बताओ। चार स्केल कौन कौन से हैं? सर बता। मेजरमेंट स्केल बताइए। हाँ सर। बताइए स्निग्धा, बताओ स्निग्धा, स्निग्धा को आवाज आ रही मेरी? स्निग्धा बताओ। हाँ सर, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल। हाँ, सबसे पहले नॉमिनल, नॉमिनल स्केल, फिर ऑर्डिनल, ऑर्डिनल, देन इंटरवल इंटरवल, और देन रेशियो। रेशियो, ठीक है, ये 4 होते हैं। तो अब ये बताइए क्या नाम है हाशमी जी, कि हम लोग जो पैरामेट्रिक में थे, तो पैरामेट्रिक पे इन 4 में से किनका हम लोगों ने यूज करने के लिए बताया था कि पैरामेट्रिक पे किसका? हमारा पैरामेट्रिक में तो सर हम इंटरवल और रेशियो करेंगे, नॉन पैरामेट्रिक में करेंगे हम नॉमिनल और ऑर्डिनल। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स है, इसको हम पैरामेट्रिक पे यूज करते हैं, पैरामेट्रिक टेक्निक में, और ऊपर वाला जो ये होता है इसको हम नॉन पैरामेट्रिक में करते हैं। क्या करते हैं? नॉन पैरामेट्रिक, ठीक, नॉन पैरामेट्रिक में करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, ऑर्डिनल स्केल का यूज किया जाता है। ठीक है, नॉमिनल और ऑर्डिनल का यूज किया था, इसलिए इसको सिंपली एनालिसिस इसमें किया था। मतलब कहते हैं सिंपल एनालिसिस अगर करना हो तो सिंपल एनालिसिस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसका? सिंपल एनालिसिस, सिंपल एनालिसिस, मतलब कि कह सकते हैं साधारण विश्लेषण या सरल विश्लेषण, सरल विश्लेषण हम करते हैं इसका। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर बताओ, इतने पॉइंट्स हम लोगों को क्लियर है? आप सभी को क्लियर है? जी सर। सर विश्लेषण का यही होता है ना कि कई तरीके से उसको अलग अलग टुकड़ों में करके देखना, एनालिसिस करना। किसी भी चीज को आप एनालिसिस करते हो ना, विश्लेषण करते हो, उसके बारे में एक ही चीज को आप कई तरीकों से जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, कई तरीकों से पता करने का प्रयास करते हैं। अब यहीं पर आपका आता है कि अब इसमें टेक्निक कौन कौन सी यूज करोगे आप। ठीक है, कौन कौन से टेक्निक आप यूज करोगे, तो बताओ कौन कौन से टेक्निक यूज करेंगे हम लोग? सर बोले। चलिए सर अब मुझे इसकी सेकंड टेक्निक्स के पॉइंट नाम थोड़ा बता दीजिए। क्या चीज? जब अधिक पॉपुलेशन, हाँ, लिखिए, जब अधिक जनसंख्या या अधिक पॉपुलेशन होती है तब हम नॉन पैरामेट्रिक का यूज करते हैं। जब पॉपुलेशन हमारे पास ज्यादा होती है तब हम किसका यूज करते हैं? नॉन पैरामेट्रिक का यूज करते हैं हम लोग। इतना लिख लिया। अब चलो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सी टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्निक्स देखिए कि नॉन पैरामेट्रिक में टेक्निक्स में बताओ कि नॉन पैरामेट्रिक में अभी हमने क्या बताया था आपको। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो आपका आएगा, इसमें हम देखेंगे काई स्क्वायर आता है आपका। काई स्क्वायर जो कि नॉन पैरामेट्रिक होता है, इसकी एक लाइन और लिख सकते हैं, ये वितरण मुक्त सांख्यिकी होता है। ये क्या होता है? लिखेंगे वितरण मुक्त सांख्यिकी होता है ये।
ठीक, वितरण मुक्त सांख्यिकीय होता है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है, इसीलिए ये अपने मनमाने तरीके से अपने मन से चीजों को डिवाइडेशन करने के लिए बोलता है, इसीलिए इसको जो है क्रम सूचक या आप नॉमिनल और ऑर्डिनल में रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये मुक्त होता है, फ्री होता है, इसको फ्रीडम मिली रहती है। क्या रहता है, इसको फ्रीडम मिला रहता है। अब इसमें कौन कौन सा आएगा, सबसे पहले तो ये लिखो, सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर काई स्क्वायर, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, क्या होता है काई स्क्वायर? सर टेक्निक पॉइंट डालें। हाँ, टेक्निक है ये सब, टेक्निक्स कह सकते हैं, या आप नॉन पैरामेट्रिक के टाइप्स जो होते हैं टाइप्स भी लिख सकते हैं। ये क्या लिखा है ऊपर में हिंदी में? वितरण मुक्त सांख्यिकीय, डेविएशन फ्री या डेविएशन इंडिपेंडेंट स्टैटिक्स। ठीक, डेविएशन फ्री होता है या इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे सबसे पहला काई स्क्वायर आता है आपका। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा आता है कि काई स्क्वायर जो है किस में आता है। फिर इसके बाद काई स्क्वायर के बाद आता है आपका वो आपका साइन टेस्ट, आपने भी बताया था ना, साइन टेस्ट इसमें आता है आपका। ठीक है, साइन टेस्ट के बाद और कौन आता है इसमें बताओ? साइन टेस्ट के बाद इसमें मीडियन आता है, मीडियन जिसको बोलते हैं माध्यिका। ठीक, माध्यिका आती है। और इसमें क्या आएगा और बताओ? इसमें आपका आएगा और परसेंटाइल आएगा आपका, परसेंटाइल, क्योंकि ये जितने भी सब क्वेश्चन आ चुके हैं। और एक और बताया था, जब कभी हम टी टेस्ट का प्रयोग, अभी बताया था ना, जब कभी हम टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं तो पैरामेट्रिक में होता है जस्ट टी टेस्ट के अपोजिट वाला कौन होता है बताओ? टी टेस्ट के अपोजिट का नाम अभी मैंने बताया ना, यू टेस्ट मैंने बताया नहीं? यू टेस्ट आपको मैंने बताया था अभी। क्लियर है, मेरी आवाज आ रही? हेलो सर, ये सब टेक्निक ये ओके ओके, यहाँ पे आपका यू मान इतनी यू टेस्ट होता है आपका। यू टेस्ट के बाद यहाँ पर और कौन सा है? यहाँ पर आपको जैसे हम लोग एफ टेस्ट का यूज करते हैं टू मोर देन वेरिएबल, जब कभी होते हैं दो से अधिक चीजों के जब माध्यों के बीच हम अंतर या उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो एफ टेस्ट का प्रयोग करते हैं। वहीं पर जब नॉन पैरामेट्रिक की बात करेंगे तो यहाँ पे एच टेस्ट आ जाएगा आपका, एच टेस्ट आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्रूस्कल वॉलिस एच टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रूस्कल वॉलिस एच टेस्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग। फिर इसके और इसमें क्या आएगा? इसमें आपका टाउ आता है। क्या आता है? टाउ। टाउ को क्या बोलते हैं? कैंडाल। क्या होता है? कैंडाल रैंक डिफरेंस आता है आपका, कैंडाल कोटि अंतर जिसको बोलते हैं, कैंडाल रैंक डिफरेंस। ठीक, कैंडाल रैंक डिफरेंस आपका आता है यहाँ पर। और क्या सर ये सिंबल जो आपने बताया बनाया है इसे क्या कहते हैं? टाउ। टाउ। हाँ, टाउ होता है इसको। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका, इसमें और क्या आता है? संगति गुणांक आता है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? W से। ये होता है संगति गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ कंटीजेंस, संगति गुणांक बोलते हैं हम लोग। ठीक, ये हो गया। फिर और क्या आता है? संगति गुणांक। फिर इसके बाद पाई कोरिलेशन आता है। पाई कोरिलेशन को ऐसे ओ बनाते, ओ को बीच से फाड़ देते, इसको बोलते हैं पाई कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? पाई कोरिलेशन। फाई कोरिलेशन होता है। फिर और जो आपका आता है फाई कोरिलेशन, क्या आपका और कौन आता है? इतनी चीजें आ गई। कोई और भी चीज? स्पीयरमैन कोटि अंतर सहसंबंध विधि आती है आपकी। क्या आता है? स्पीयरमैन
क्या आता है? स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस, रैंक डिफरेंस आता है। इसको हम किससे दिखाते हैं? इसको रो से दिखाते हैं हम लोग। क्या दिखाते हैं? रो से दिखाते हैं। इसको जो बोर्ड लंबा जो बना होता है इसको रो से दिखाते हैं, रो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रो ये है, फाई ये है और टाउ ये है आपका। क्लियर है यहाँ पर? इतने बताओ। सर इनके सामने लिख दीजिए रो के। क्या चीज? रो के सामने सिंबल बनाया ना, इसके सामने रो लिख दीजिए। हम नोट नहीं कर रहे, स्क्रीनशॉट ले रहे, कल करेंगे। सर पी है ना ये? पी नहीं बना है है ना? पी तो आपका सिंपल वे में ऐसा बनता है, पी ये है आपका। लेकिन जो रो बनता है, रो है आपका थोड़ा सा बड़ा बनता है, बड़ा बनता है, तिरछा बनता है। रो जो है हमेशा आपका ऐसे तिरछा बनेगा, आपका सीधा नहीं बनता है कभी। जी सर। ठीक है। यहाँ पर सर ये जो डब्लू की तरह बना हुआ है उसे क्या कहते हैं? इसको डब्लू को डब्लू ही बोलते हैं, इसको कुछ नहीं बोलते। सर ये जो पास क्या लिखा है? वन बाय वन बोलिए कौन बोल रहा है? सर ये जो 7वें पॉइंट में जो टाउ करके बनाए हैं उसके बाद जो इंग्लिश लिखे हो क्या लिखे हैं? ये हाँ वो वाला। नहीं तो जो नहीं जो टाउ कैंडाल होता है ना, के होता है, सी होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। कैंडाल का सी होगा ना, कैंडाल इसको हिंदी में बोलते हैं रैंक। कैंडाल, अच्छा कैंडल। हाँ, रैंक इसको कोटि बोलते हैं। कैंडाल कोटि अंतर, कोटि ये कैसे DIFF है? हाँ डिफरेंस है आपका, ये रैंक डिफरेंस है आपका। कैंडल रैंक डिफरेंस, ठीक। जिसको कोटि सर ये जो डब्ल्यू संगति गुणक बोलते क्या हैं बोलेंगे? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सर ये जो डब्ल्यू के पास संगति गुणांक लिखा है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंटीजेंसी कोरिलेशन, कंटीजेंसी कोएफिशिएंट। सर ये तो कॉन्टिजेंसी होगा। कंटीजेंसी कोएफिशिएंट होता है। तो वही बोले ना, कंटीजेंसी कोएफिशिएंट। हाँ, कंटीजेंसी कोएफिशिएंट होता है आपका, कंटीजेंसी कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। क्लियर हुआ ये सब पॉइंट? बताओ सबको। और आपका एक और आता है, ठीक है, कोएफिशिएंट हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा ई। तो इतनी चीजें हैं आपकी जो एग्जाम में अगर कभी भी आपका आएगा तो आप इसको बता सकते हो आपका। अब एक चीज और, बाई सीरियल हमने बताया था, बाई सीरियल कोरिलेशन आपका पैरामेट्रिक में जाता है, जबकि पॉइंट बाई सीरियल आपका इसमें जाएगा। अभी जब कोरिलेशन पढ़ाएंगे ना तो कोरिलेशन में बताते चलेंगे हम आपको वन बाय वन कि कौन किसके अंतर्गत आता है आपका, ठीक है, कौन किसके अंतर्गत आपका आएगा ये भी बताएंगे। क्योंकि कोरिलेशन में जो आएगा, कोरिलेशन का मैंने एक ग्राफ बना रखा है, उस ग्राफ को हम लोग पढ़ लेंगे तो वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ठीक है, इतने पॉइंट्स क्लियर हुए? बताओ। जी सर। चलो जी सर। अब देखिए आपके सिलेबस में क्या है आपका, ठीक है, कुछ चीजें पॉइंट हो गई सर। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड क्या है और आपका? यूजिंग पैरामेट्रिक टेक्निक। हाँ, कंडीशन टू बी satisfied फॉर यूजिंग पैरामेट्रिक टेक्निक्स। तो यहाँ पे पैरामेट्रिक मतलब टेक्निक्स का जो हम यूज करते हैं, तो यूज करने के लिए इन्होंने बताया। तो यूज कब करेंगे? तो यूज करने के लिए मैंने बता दिया कि पैरामेट्रिक जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ चुके हैं पूरी की पूरी चीजें ना।
जो हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो पूरा का पूरा पढ़ गए। अब इसमें आता है इन्फ्रेंशियल डाटा एनालिसिस आता है, अनुमानित आंकड़ा विश्लेषण आता है आपका, ठीक है। इन्फ्रेंशियल डाटा एनालिसिस आपके लिए पूछा था यहाँ पर, ठीक है। इन्फ्रेंशियल डाटा एनालिसिस क्या होगा, हाँ बताएं, बोलिए। सर आप ये सर जब अधिक प्रॉब्लम होती है तो वो हमारा नॉन पैरामेट्रिक में चलाता है ना। हाँ, जब अधिक पॉपुलेशन होगी, जब ज्यादा जनसंख्या होगी, तो ज्यादा जनसंख्या के साथ हम जब कभी कोई बात करते हैं तो उसके लिए हमने बताया नॉन पैरामेट्रिक का हम प्रयोग करेंगे वहां पर। और जब कम पॉपुलेशन होती है तो हम उसमें पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करेंगे। पहला तो नियम ये हुआ। दूसरा क्या होता है, दूसरे में होता है नॉमिनल और ऑर्डिनल होता है, तो हम नॉन पैरामेट्रिक का प्रयोग करते हैं। लेकिन इंटरवल और रेशियो होता है तो हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट का हम प्रयोग करते हैं, ठीक। और तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, तीसरा पॉइंट ये याद रखना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब बनता है तो वो आपका पैरामेट्रिक में, जबकि यहाँ पे वितरण मुक्त मतलब डेविएशन फ्री स्टैटिक या फ्रीडम रहती है, यहाँ पे स्वतंत्रता रहती है आंकड़ों को बांटने की, तो तब जो है हम आपको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं हम लोग। जी सर उसमें जैसे इसमें मीडियन का यूज होता है तो उसमें तीनों का यूज होता है ना। उसमें मीन का बताया था मैंने, उसमें मैंने मीन का यूज करने के लिए बताया था ना आपको। हाँ सर। हाँ, तो पैरामेट्रिक मीन का यूज करते हैं और नॉन पैरामीटर में हम किसका यूज करते हैं, मीडियन का, माध्यिका का यूज करते हैं, मीडियन का, ठीक। जी सर। चलो अब बात करते हैं इन्फ्रेंशियल डाटा। इन्फ्रेंशियल डाटा एनालिसिस, इन्फ्रेंस मींस क्या होता है, अनुमान करना। इन्फ्रेंस कहते नहीं, इसको साफ कर दे, बताओ। जी सर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे इन्फ्रेंशियल डाटा एनालिसिस जब पढ़ते हैं तो इन्फ्रेंस मींस होता है, क्या करना होता है इन्फ्रेंस का मतलब होता है किसी भी आंकड़े का अनुमान लगाना। कहते हैं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स डील विद ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन बट लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे इंडिविजुअल मतलब पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ फ्यू participants from among them or about the event which are yet to occur on the basis of past event। मतलब कहते हैं जो इन्फ्रेंशियल डाटा एनालिसिस होता है, जिसको हम लोग अनुमानित आंकड़ा कहते हैं, अनुमानित आंकड़ा विश्लेषण कहते हैं हम लोग ना। हाँ, अनुमानित आंकड़ा विश्लेषण होता है। अनुमानित आंकड़ा विश्लेषण में कहता है कि व्यक्तियों के बड़े समूह के बारे में यहाँ पर निष्कर्ष निकाला जाता है। क्या कहा जाता है कि जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है और उसमें कोई हम लोग को इन्फ्रेंस करना होता है, अनुमान लगाना होता है, तो अनुमान लगाने के लिए हम जब बड़ी जनसंख्या हमारे पास हो तो वह समूह आगे चलकर कैसा बिहेव करेगा उसके बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास करता है। इसमें कहता है कि इसमें प्रतिभागियों के अवलोकन, जो ऑब्जर्वेशन कहते हैं, प्रतिभागियों के अवलोकन के आधार पर या उनके बारे में ऐसी घटनाएं जो अभी तक पिछली घटनाओं के आधार पर घटित, याद रखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्रेंशियल के लिए, इन्फ्रेंशियल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन्फ्रेंशियल डाटा एनालिसिस इन्फ्रेंशियल के लिए क्यों आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। ठीक, इन्फ्रेंशियल आप हुआ सही। इन्फ्रेंशियल मींस हुआ अनुमान।
अब ये अनुमान कैसा है, यहीं पर ध्यान देना है। ये अनुमान का मतलब इन्होंने कहा कि जो अभी तक घटित नहीं हुआ है उसके बारे में ये घटना बताता है। जो कहता है कि जो अभी तक घटना, पिछली घटनाओं के आधार पर वो कहता है कि अभी तक ये घटनाएं नहीं हुई है, अब भविष्य में ये घटनाएं हो सकती हैं। ठीक, तो जो अभी तक घटित नहीं हुई है उनका अनुमान लगा के कहता है कि भविष्य में ये घटनाएं घटेंगी, तो तब हम इन्फ्लुएंशियल डेटा एनालिसिस का हम प्रयोग करते हैं ऐसी चीजों को बताने के लिए कि भविष्य में आपकी जो अभी तक नहीं हुआ इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में, वही नई चीज होने वाली है। यही आपका इन्फ्लुएंशियल डाटा होता है आपका। ठीक सर, ये तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अनुमान लगा सकते हैं। किसके? सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हाँ, लगाने को इन्फ्लुएंस लगाने के कई सारे तरीके होते हैं ना हम लोग, लेकिन स्टैटिकल पॉइंट पर हम लोग एकदम स्टैटिकल पॉइंट पर ही बताने जाएंगे कि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स का यूज करेंगे। हम लोग कहता है कि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स इज द मैथमेटिक्स एंड लॉजिक ऑफ how this generalization from sample to population can be made, investigate questions, models and hypothesis। कहता है कि अनुमानित आंकड़ा जो होता है वह गणितीय और तर्कों पर आधारित होता है, और यह कहता है कि यह सामान्यीकरण जो होता है सैंपल से कैसे लिया जाता है उसकी जांच हमें जनसंख्या के आधार पे कुछ प्रश्न बनाते हैं, कुछ मॉडल्स बनाते हैं, और उसी के आधार पर हम हाइपोथेसिस या परिकल्पना का निर्माण करते हैं। जब ऐसी चीजें हम करते हैं तो कई मामलों में या कई केसेस में हम लोग को यह अनुमानित डाटा आंकड़ा निकालने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, और इमीडिएट निकालने के लिए होता है कि तात्कालिक जो समस्या, जो निष्कर्ष निकालना है, तुरंत का तुरंत निष्कर्ष निकालना है, उसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल यहाँ आपका इन्फ्लुएंशियल डाटा को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंशियल डाटा को हम लोग यूज करते हैं। सर, हाँ बोले आप। सर आपने जो पहला पॉइंट बोला था व्यक्तियों के बड़े समूह के लिए, वो लाइन फिर से बोल दें। हाँ, इसमें कहता है कि इसका इन्फ्लुएंशियल डाटा का यूज हम कब करते हैं, जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो और वहां पे उनका एनालिसिस या उनका निष्कर्ष निकालना हो, कंक्लूजन निकालना हो। तो कंक्लूजन निकालने के लिए हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। अब एनालिसिस किस प्रकार का करना पड़ेगा किसी बड़े पॉपुलेशन के लिए, तो उन्होंने बताया इन्फ्लुएंशियल डाटा का आप प्रयोग करिए। अब इन्फ्लुएंशियल डाटा होता क्या है? इन्फ्लुएंशियल डाटा ऐसा होता है कि यह एक ऐसा अनुमानित आंकड़ा होता है जो इससे पहले किसी ने न बताया हो, मतलब ये खुद न्यूली होगा, अपने आप में कुछ नई चीजों को बताएगा यहाँ पर। ठीक है, नई चीजों को यहाँ पर बताने का प्रयास करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इन्फ्लुएंशियल डाटा आपका यही होता है। आई बात समझ में इतनी? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इन्फ्लुएंशियल डाटा यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। सर इसमें इतना ही है? हाँ, अब इसके बाद आपका आता है कोरिलेशन। क्या आता है आपका? कोरिलेशन आता है। हाँ बोलिए सर। नॉन पैरामेट्रिक में बायसनेस होती है ना? अब जब वो कह रहा है कि वितरण मुक्त होता है, मतलब कि जब कभी किसी पर कंट्रोल नहीं होता है, जिसको हम फ्रीली छोड़ देते हैं, जिसको स्वतंत्रता मिल जाती है, तो उसमें तो बायसनेस तो आनी है। बायसनेस तो आना ही आना है, लाजमी है। ठीक है, जब अगर हम स्वतंत्र हैं अपने काम को करने के लिए, तो हमारी इच्छा, हम कुछ देर सोएं, हम जब मान लो 10 घंटे सोएंगे, मात्र 1 घंटे पढ़ेंगे। ठीक है, या हो सकता है कि हम पढ़वे ही ना करें, बता दें कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। जब ऐसी स्वतंत्रता, ऐसा फ्रीडम मिल जाता है, तो वहां पर आदतें बिगड़ने लगती हैं या बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम आगे भविष्य में आके होने लगती है। जी सर। हाँ, तो जहां पर फ्रीडम होता है वहां पर आपकी ये सब चीजें आपको बायसनेस जरूर मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है। अब आपका आता है कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है, चलो 1 by 1 बताओ। सहसंबंध जिसको बोलते हैं,
संबंध, जिसको बोलते हैं को, ठीक है, क्या होता है कोरिलेशन। ठीक, कोरिलेशन क्या होता है, चलो बताओ, वन बाय वन बताओ जिसको पता हो कोरिलेशन के बारे में। एक व्यावहारिक परिभाषा दीजिएगा जिसमें सबको समझ में आए। अभी स्टैटिकल पॉइंट पे हमको नहीं समझना है ना। ठीक, बताओ। कोरिलेशन मतलब एक का दूसरे के साथ संबंध को देखते हैं, कोरिलेट करते हैं। नाम ही है ना सहसंबंध, यानी एक का संबंध दूसरे के साथ देखते हैं कैसा है, उसका संबंध उसके साथ में पॉजिटिव है या उसके संबंध उसके साथ में नेगेटिव है या उसका संबंध उसके साथ में है ही नहीं। ठीक, तो कोरिलेशन का मतलब होता है, जैसे इन्होंने बताया, सहसंबंध। सह का मतलब होता है साथ में। जब कभी हम किसी को साथ में लेके चलते हैं तो साथ में ये भी देखना पड़ता है हमें कि सामने वाला और हम, मान लो ये दो लोग हैं आपके, एक ए है और एक बी है, ये दो लोग हैं आपस में। अब इन दोनों की पटरी यहाँ पर चल रही है, चलो ये चले। अगर कोई भी, अगर इसमें से कोई भी एक डिसबैलेंस होता है तो गाड़ी जो है पटरी से उतर जाएगी। तो वही कहानी होता है कि यहाँ पर दो लोग हैं, दो लोग, पहला दूसरे को, दूसरा पहले को जिस हद तक प्रभावित करते हैं उसी को हम कोरिलेशन कहते हैं, उसी को हम सहसंबंध कहते हैं। रिलेशन और कोरिलेशन में अंतर होता है। रिलेशन में होता है क्या कि हमारा संबंध किसी के साथ है, सामने वाले को में से है कि नहीं है, मतलब वो हमें इतना तवज्जो देता है कि नहीं देता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोरिलेशन में क्या होता है, दोनों लोग एक दूसरे को समान रूप से प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, दोनों लोग एक दूसरे को समान रूप से प्रभावित करते हैं। जब इसकी प्रभाविता को ही देखने के लिए अनेक प्रकार के कोरिलेशन को बनाए गए हैं, जैसे सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है, आप कोएफिशिएंट और भी आपके हैं, ठीक है, और भी चीजें आपकी इसमें मिलती हैं कोरिलेशन में आपके, ठीक है। जैसे आपका लीनियर मिलता है, आपका पॉजिटिव, जैसे आपकी संता जी ने बताया कि पॉजिटिव कोरिलेशन भी होता है, निगेटिव कोरिलेशन भी होता है, और एक नल कोरिलेशन भी होता है, ठीक है। कौन सा, एक नल कोरिलेशन भी होता है जिसको हम लोग शून्य सहसंबंध भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कोरिलेशन की इतनी कंडीशन, इतनी परिभाषाएं होती है ना। तो कल की डेट में अब हम कोरिलेशन को बहुत फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे और वन बाय वन पॉइंट को लेके चलेंगे, तो कोरिलेशन आपका कल खत्म हो जाएगा। कोरिलेशन आपकी एक ही क्लास की है, मात्र एक ही क्लास में सबके सब बता देंगे कंपेयर करके, ठीक है, कि वहां पे कंपेयर करके बता देंगे तो आपके सब क्लियर हो जाएंगे। जी सर, ये कह रहे थे जैसे जो ए और बी है उसको क्या हम मतलब वेरिएबल्स बोलते हैं कि जब हम दो चरों के बीच संबंध देखते हाँ, हैं, वेरिएबल्स ही बोला जाता है। ये तो मैंने एक व्यावहारिक परिभाषा दी। इसमें कहा कि जब कभी दो या दो से अधिक चर एक दूसरे को प्रभावित करते रहेंगे, मतलब दोनों चर एक दूसरे को जिस हद तक, जिस सीमा तक प्रभावित करते हैं उसी को हम कोरिलेशन बोलते हैं। इसका सीधा एग्जांपल हस्बैंड वाइफ में देख सकते हैं कि यदि यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों एक दूसरे को वरीयता देते हैं, सम्मान देते हैं, तो आपकी चीजें अच्छी चलती। लेकिन जहां से भी कहीं अगर फर्क दिखाई दिया, या तो हस्बैंड ने कुछ ऊंचा नीचा किया या वाइफ ने कुछ ऊंचा नीचा किया, वहीं पे रिलेशन खत्म, वहीं पे रिलेशन धीरे धीरे खराब होता है और डाइवोर्स केसेस तक बढ़ता है, बच्चे यहाँ पर पिस जाते हैं। तो यहाँ पर कोरिलेशन कहता है कि दोनों भाई, यहाँ पे किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि दोनों को एडजस्टमेंट करके चलना रहता है यहाँ पर। तो इसको आप कोरिलेशन को इस तरीके से आप करोगे तब समझ। वही पार्शियल कोरिलेशन क्या होगा, पार्शियल कोरिलेशन कहता है कि जब कभी इन दोनों के बीच कोई तीसरा आ जाए,
कौन आ तीसरा आ जाए, कोई जाए। तीसरा आ जाए और उसको और वो बार बार खटपीट उसको खटपीट इन खेल दोनों में लड़ाई कर करे, तो ये दोनों कहते कि भाई हम हाँ। लोग लड़ क्यों रहे, आखिर आखिर ऐसी क्या बात है। हाँ। तो वो दोनों डिसाइड कहते कि भाई ये है प्रॉब्लम, पूरे जड़ की समस्या यही है। तो कहते हैं ऐसा इसको जो है निकाल के बाहर करो अपनी लाइफ से। कांस्टेंट कर देते। जब इसको बाहर निकाल के हाँ। कर देते हो तो इसी को हम लोग बोलते हैं इसी पार्शियल को कोरिलेशन, partial। हिंदी में बोलते हैं आंशिक सहसंबंध। आंशिक सहसंबंध। ठीक है, आंशिक सहसंबंध ये आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे दो फ्रेंड्स होते हैं, दो फ्रेंड्स के बीच में कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति आता है जो उन दोनों के बीच में दरार डाल के, मान लो इससे बोलना चाहता है और इससे उसका नहीं पटता है, तो वो क्या करेगा, वो इसके जो है हमेशा बुराई करता रहेगा ए वाले से। लेकिन ए वाला तो इसका तो बहुत अच्छा फ्रेंड है, ए वाला सोचेगा ये बार बार इसकी बुराई क्यों करता है, इसका मतलब इसमें ही कुछ ना कुछ कमी है, तो वो इसको सी वाले को मान लो हटा देगा, सी वाले को हटा देगा तो उसका काम सही हो जाएगा। तो ये होता है परिभाषा इसकी, ये है कि जब दो चर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो कोई तीसरा चर आके उन दोनों के संबंधों को प्रभावित करता है। तो इनके संबंधों को जब प्रभावित करता है और ऐसी कंडीशन में जब तीसरे चर के प्रभाव को रोक दिया जाता है, तो तीसरे चर के प्रभाव को जो रोकता है उसको हम आंशिक सहसंबंध कहते हैं। ठीक, अच्छा सर, तो मतलब जो रोकने का काम करता है उसको आंशिक सहसंबंध बोलते हैं। हमारा इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आ सकते हैं ना तीनों में। अब देखिए इसमें आप देखिए, आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है, वेरिएबल दोनों इक्वल वेरिएबल काम करेंगे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। वहीं पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बोल दिया तो। यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात ही नहीं है। ठीक, जी सर, केवल वेरिएबल्स होते हैं। हाँ, वेरिएबल्स होंगे। जी सर। ठीक, चलो, तो यहाँ पर कल जो है हम कोरिलेशन जब पढ़ेंगे तो अपने जब कभी हम लोग पढ़ते हैं तो अपने आसपास की चीजों को लेकर अगर हम पढ़ेंगे तो वो चीजें हमें आसानी से और सरलता से समझ में आ जाएंगी ना। तो इसीलिए हम ऐसे एग्जांपल को लेकर चलते हैं। सर मॉर्निंग में कराएंगे कंप्लीट? नहीं, मॉर्निंग में नहीं, मॉर्निंग में आपकी साइकोलॉजी चल रही है, साइकोलॉजी में गाइडेंस एंड काउंसलिंग चल रहा है, जिसमें आज मैंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग के पार्ट्स करा दिए हैं। कल सुबह की क्लास में REBT अप्रोच कराएंगे, कार्ल रोजर्स का सेल्फ जो थ्योरी है वो कराएंगे। कल की डेट में कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, कल नहीं तो परसों हर हाल में आपकी साइकोलॉजी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी सर। चलो ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं सुबह वाली क्लास में। सुबह वाली क्लास में हम लोग देखेंगे आपका REBT अप्रोच को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। ठीक है, आराम से सोइए, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब याद रखिए, आपको अभी तक मैंने पहले भी बता दिया था, अभी बता रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी प्लान नहीं किया हो अपना प्लान एग्जाम के लिए, वो प्लान कर लो, जहां बैठ के पढ़ते हो एक चार्ट बना लो, क्लास करने के बाद अपने चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करो। क्योंकि मैं कोई होमवर्क नहीं देता हूं आपको, कुछ भी नहीं, आपको मैं जो क्लास में पढ़ाता हूं बस उतना ही। आप मेरी क्लास को मात्र 15 से 20 मिनट में आप पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन करने के बाद पूरा टाइम आपका है, आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको रिवीजन इस समय याद रखना, रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक, जैसे आपने फिलॉसफी पढ़, सेकेंड यूनिट पढ़ लिया, सेकेंड यूनिट में मैं पहले से ही बताते चले आ रहे हैं, कोई भी चीज हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय ये बता देते हैं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट कौन है आपका, इंपॉर्टेंट चीजें बता के उसको जो रिमाइंड करो, क्वेश्चन पेपर भी साथ में लगाते चलो। ठीक है, कहीं पे कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो अपनी तैयारी अपने हाथ में है, अच्छे से आप टाइम टेबल ना बनाए तो बना लो और उसी के अकॉर्डिंग आप काम करो। रिवीजन ज्यादा करना, याद रखना, क्वेश्चन पेपर लगाइए और रिवीजन करिए। फर्स्ट पेपर पे भी पूरा का पूरा ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है जी सर। हाँ चलिए, ठीक है, तो चलिए। हमारा तो सेकंड पेपर ही वीक रहता है, फर्स्ट पेपर तो हम कर जाते हैं। नहीं देखिए, एग्जाम क्वेश्चन पेपर कोई रीजन कोई एक्सक्यूज नहीं देखता है, हम लोग को अपने तरीके से एडजस्ट करके आगे चलना है ना। ये सब पर आप
टाइम टेबल आप समझा दो कैसे कैसे बनाएं क्या अब ये आपका है ना, आप घर में किस तरीके से रहते हैं, आपको क्या क्या काम है, उस काम के अकॉर्डिंग आपको खुद बनाना पड़ेगा, आपको खुद सोचना समझना पड़ेगा। अब भाई हम हैं, हमको क्या करना है, हमको खाना थोड़ी बनाना है, हमको कॉलेज जाना है, तो हम क्या करें, हम तो सुबह से ही टाइम टेबल अपना बनाए। लेकिन आप लोग घर के घरेलू कार्यों में ज्यादा व्यस्त रहते हो, तो अपने टाइम को अपने तरीके से मैनेज करो कि किस तरीके आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, आप पूरे काम करने का 10 बजे या 11 बजे खाली होते हो, तो आप वहां पर उसके बाद जो आपकी पूरी दोपहर आपकी ही है, आपकी शाम को हम 5 बजे क्लास लेते हैं, 5 बजे के बाद अपना उससे पहले पूरा दिन आपका रहता है, तो आप उसको अपने तरीके से एडजस्ट कर लो, अपने तरीके से मैनेज करो कि 2 घंटे आपको फर्स्ट पेपर या 3 घंटे आपको फर्स्ट पेपर देने ही देने हैं आपको, ठीक है। ऐसे आप मैनेज करो, खुद से बनाओ ना, ना कि हम बना के दे आपको। क्लियर? हाँ सर, वो अपने अकॉर्डिंग ही बनानी पड़ेगी। हाँ, वो अपने अकॉर्डिंग बनाओगे तो आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस, हाँ जहां पर समस्या हो वहां मुझसे बताओ, मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए, ठीक है। जी सर। चलिए ठीक है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं सुबह वाली का, ठीक है। ओके, गुड नाइट, जय हिंद सभी को। थैंक यू सर।